बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। AQI पर आपने गहरी नज़र रखी होगी। मौसम क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि जिसमें अगर आप सांस भी लेंगे तो उससे भी सेहत ख़राब होगी, तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। हम भी आपका दिन बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं और शुरुआत हम अपनी रिवायत के मुताबिक करते हैं, अच्छी खबर से करते हैं कि हमने बहुत अच्छी इब्तिदा की है श्रीलंका के साथ। हमारी जो वनडे सीरीज़ है उसका, और क्रिकेट में कामयाबियाँ हम समेटना शुरू हो गए हैं। हमारे बैट्समैन के बल्ले चलना शुरू हो गए हैं और हमने देखा है सलमान अली आगा ने अपनी करियर की दूसरी सेंचुरी की है, 105 रन बनाए हैं उन्होंने, और बाकी बल्लेबाजों ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। जो तकरीबन हम 6 रन के फर्क से हम लोग जीते हैं। क्रिकेट पर आगे चलकर बात करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क की फजा इंतहाई सोगवार है। अब जिक्र करते हैं जनूबी वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज पर अफगान खवारिज के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जामे और जुर्रतमंदाना कार्रवाई करके नाकाम बना दिया है और तमाम तलबा और असातिज़ा को बताया ये जा रहा है कि बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम खवारिज को हलाक कर दिया है। एक खुदकुश बमबार के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन में हलाक किया गया है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज G11 कचहरी के मरकजी गेट के करीब खुदकुश धमाका हुआ और दोपहर 1:45 बजे के करीब खुदकुश बमबार ने इस्लामाबाद पुलिस के पेट्रोलिंग स्क्वाड की गाड़ी को निशाना बनाया और इस्लामाबाद पुलिस की 2 गाड़ियां सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थीं, जिनमें से एक गाड़ी को खुदकुश बमबार ने टारगेट किया, जिसमें 4 पुलिस एहलकार सवार थे। मुताद्दिद राहगीर, वुकला और मुकदमात की पैरवी के लिए आए लोग धमाके की जद में आ गए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने धमाके की जगह का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हमलावर अहाता कचहरी के अंदर जाने का प्लान कर रहा था। मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर अटैक कर दिया। सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है, बिकॉज इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने KPK के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। अफगानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की आपने गुफ्तगू सुनी है। इसके अलावा अमरीका, बरतानिया, चीन, तुर्की और कतर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। इस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जिया का। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो हालिया एक हम लहर देख रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड तो थी क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हुए थे और कुछ बयानात भी ऐसे आए थे जिसमें इस्लामाबाद का जिक्र भी था। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी और ख़ास तौर पे ये इंडिया, उसके बाद ये खारिजी जो हैं ये, और प्लस अफगान तालिबान रजीम, इट इज़ देयर नेक्सस। इन आपस में मिल के कोऑर्डिनेशन करके ये किया है। मकसद ये था कि एक तो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से दे वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द इंडियन पब्लिक, और अभी इलेक्शन की वजह से बड़ी सख्त शिकस्त होनी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे, और उसकी वजह से उन्होंने किया। और फिर ज़ाहिर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को नहीं चाहते कि इकोनॉमिक तरक्की कर सके। पाकिस्तान के जो इस वक्त दुनिया में नाम रोशन हुआ है वो इनको बड़ी तकलीफ है। मार के हक में जो इनका मुंह काला हुआ है वो एक इनको एम्बेरसमेंट है। और इंडियन आर्मी की जो बेइज्जती हुई है, इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती हुई है, वो सारी चीज़ों में देखते हैं। ये बार बार कहते हैं मार के जो एक ऑपरेशन संदूर हमने स्टार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उन्होंने सेकंड ऑपरेशन संदूर को हमने इनको इतना मारा जब इन्होंने पाकिस्तान की पोस्टों पे पहले के तालिबान ने इन्होंने जाके अटैक किया, वो हमने बिलास्तान, वो हमने इनका नुकसान किया, 22 पोस्टों में कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें बॉयल अप होती हुई इनको ये वजह इन्होंने सब कुछ किया। लेकिन देखना ये है कि इनका दोबारा कितनी बुरी तरह शिकस्त हुई है कि जो इन्होंने साउदिस्तान में वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला किया, वहां ये अपना मकसद पूरा नहीं कर सके। खुदा का शुक्र है कि एक भी जो वहां पर स्टूडेंट्स या उनके साथियों थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। और एक वरना वी थॉट के APS के बच्चों को जरा खुदा ना खास्ते ज्यादा नुकसान हो, तो ये यहाँ पर भी इनको नाकामी हुई है। इस्लामाबाद में एक मोटरसाइकिल ने आके वो ही इंट्रूड करके उसने
वो भी कचहरी के अंदर नहीं जा सका, बल्कि बाहर गाड़ी को उसने नुकसान, पुलिस की गाड़ी दे के धमाका कर दिया। तो ये अब इनको ये इस तरह के हरकतों पर आ गए हैं कि दे वांट टू शो कि जी अभी हम बहुत नुकसान कर सकते हैं, बट नॉट रियलाइजिंग कि ये अब मकसद में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने डिसाइड किया हुआ है कि वी आर नाउ हार्ड स्टेट। न्यू नॉर्मल में हमने फैसला किया है कि अब हम ऐसी जो भी हरकत होगी पाकिस्तान की तरफ अग्रेशन होगा, यानी अब वो रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं। और ब्रिगेडियर साहब वो तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, अफगान हुकाम जो है वो इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ताने बाने तो मिल रहे हैं अफगानिस्तान से, भारत से, क्योंकि धमाके से कुछ टाइम पहले ही जो अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं एक्स पर, वहाँ पर कुछ बयानात जारी हुए। एक में कमिंग सून इस्लामाबाद था, फिर बिस्मिल्लाह के अल्फाज की ट्वीट की गई। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जुड़ती तो हैं आपस में। अब बात यह है कि जब मुज़ाकरात पर ये लोग नहीं माने और उसके बाद इस तरह की हरकतों पर उतरे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स अब पाकिस्तान की तरफ से इनको जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, हमने बहुत कोशिश की है कि हम पीस को मौका दें, हमारे हमसाए हैं, फिर अफगान अवाम से हमें कोई नाराजगी नहीं है। वो बेचारे पिछले 30 साल से इन्हीं की वजह से इतनी मिजरी से गुजर रहे हैं। उनकी ना उनके वो इंसानी हकूक हैं, ना ख़वातीन के हकूक हैं, ना ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना ये एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना आपने देखा कि ये एक किस्म के कब्जा करके बैठे हुए इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है। 4 साल दिन इलेक्शन करवाते हैं, ना कोई जमहूरियत लेकर आते हैं, वो भी नहीं है। और फिर पश्तून सिर्फ बैठे हुए 40%, बाकी जो है हज़ारा उज़्बेक ताजिक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर आप ये देखेंगे 4 साल से इन्होंने पूरी दुनिया में किसी मुल्क से सफारती ताल्लुकात भी नहीं, इवन इंडिया के सफारती ताल्लुकात नहीं है। तो ये इसको देखते हुए आप पाकिस्तान को इन्होंने के देखें, ये जो हमला है ना वाला में कैडेट कॉलेज पे, आई वुड से ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर, मीन्स पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर हमला है। इसलिए पाकिस्तान शुड टेक वेरी स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्शन। तो जो एक्शन के हवाले से बात ख्वाजा आसिफ भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन भी मिलेगा और उसका इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि इसका रिएक्शन अब पाकिस्तान की जानिब से क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, एक तो जब ये वहां पर मौजूद थे दहशतगर्द, तो ये अफगानिस्तान में अपने हैंडर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। वो जो प्लानर्स एग्जीक्यूटर अफगानिस्तान में थे, उनकी लोकेशन सब कुछ हमारी इंटेलिजेंस के पास आ गई हुई है और हमने इनको नहीं छोड़ना। वेरी क्लियर, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक जो हम कर सकते हैं, हम इनके पास हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम वो भी अटैक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में दीज आर द ओनली बेस्ट मीन अवेलेबल। और हम इनके एक एक जगह की हमें पता है कहाँ इनके कमांडर्स रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप है, कहाँ इनके एडम कैंप है, सब जगह का हमें पता है। लास्ट टाइम जो हुआ था, हमने आपको याद हो कि पटकिया में जो गुलबहादुर का एरिया था, वहां पर हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 60-70 ख्वारजी मारे गए थे और इनके फिर कमांडर में मारे गए थे। इन्होंने, आपको याद हो, इनकी पोस्टों पर हमला कब्जा, इन्होंने सफेद झंडे लहरा दिए और फिर सीज फायर की रिक्वेस्ट करते फिर रहे थे। लाइकवाइज अब हम इनको इस तरीके से मारेंगे कि ये खुद ब खुद सफेद झंडे खड़ेंगे, खुद रिक्वेस्ट करेंगे, फिर मेडिएटर्स आएंगे और फिर उसके बाद करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, कोशिशें तो की जा रही हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, ईरान और तुर्की जो है वो भी अब दोबारा से कोशिशें कर रहे हैं, मुतहरिक हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो किसी तरीके से हो सके। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद ये जो हरकतें अफगान तालिबान की जानिब से की जा रही हैं और जिसके भी प्रोवोक करने पर ये कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान अब दोबारा मुज़ाकरात के टेबल पर आएगा इसका जवाब दिए बगैर? देखिए, बात ये नहीं, बड़ा ही पर्सनल फील, ये जो इन्होंने अटैक किया ना वाना पे, इस पे तो उनकी कोई माफी नहीं है। एग्जैक्टली, वी मस्ट गो फॉर मेजर डिफेंस। ये नहीं कि वी गो ऑल आउट। हम जो इसमें शामिल थे, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कमांडर से इनके, वी विल सॉर्ट देम आउट। मेजर रिस्पॉन्स होनी चाहिए, लिमिटेड, कि हमने उनको सॉर्ट आउट करके और मुज़ाकरात भी करें। अगर तुर्की की टीम आज भी खल में पहुंच रही है, उनका दौरा मुतवक्किल, ईरान ने भी रिक्वेस्ट की है, तो मुज़ाकरात शुड कंटिन्यू
और इनसे हमने इनको सॉर्ट जरूर करना है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आई डोंट नो कि हुकूमत पाकिस्तान क्या फैसला करती है कि क्या करना चाहिए बेस्ट। क्योंकि देखें, इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी कंट्री अगर हम अफगानिस्तान से लड़ाई करेंगे, यही वो चाहता है। तो यही वो चाहता है और इसी बात की तरफ इशारा करना चाह रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अटैक्स हैं, ये जो किए जा रहे हैं, ये बड़े कोऑर्डिनेटेड हैं और कोऑर्डिनेशन के दौरान जो प्लानिंग होती है, इस दौरान आप इन चीज़ों को रोक भी सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या बॉर्डर के पार ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा मुनासिब होंगी, जिसमें हम एक और मुल्क के साथ इंगेज हो रहे हैं बराह रास्त जंग में, या फिर दूसरी जानिब हम जो कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और इन अनासर को अपनी सरहदों के बीच में ढूंढ रहे हैं, वो ज्यादा मुनासिब होगा? नहीं, देखें, एक दफा ये क्योंकि ये जो है ये अफगानिस्तान में इनके हैंडलर्स ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूटर जो थे, इसलिए ये तो हमें अक्रॉस बॉर्डर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम ड्रोन फायर कर सकते हैं, वी नो द लोकेशन, लेकिन इट विल इट नॉट बी ऑल आउट। आपने एक लिमिटेड जगह पे किया, इनका नुकसान किया, एंड एट द एंड ऑफ इट देन भी जो निगोशिएशन हो रही हैं वो स्टार्ट होनी चाहिए बिकॉज वी वांट पीस। देखें, अफगान अवाम का कोई कसूर नहीं, हम उनसे ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अफगान अवाम को चाहिए कि वो खुद डेमोक्रेटिक तरीके से इस अफगान तालिबान रजीम को चेंज करें। ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और अपनी मर्जी की अवाम जो है वो अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए, ना उनकी इनको परवाह है, ना ह्यूमन राइट्स की परवाह है, ना खवातीन के राइट की परवाह है, ना किसी इनके दुनिया में किसी सफारती ताल्लुकात है, कम्युनिकेशन में इनको रहना नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है। तो कम से कम ये जो चीजों को अब बेहतर होना चाहिए, इसके लिए भी ये अफगान अवाम की मर्जी है, वो जो बेहतर समझते करें, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो अटैक था इसका जरूर एक हमें अपना मैयर रिस्पॉन्स लें कि जो जितनी जरूरत है उतनी करें, उसके बाद नेगोशिएशन बिल्कुल होने चाहिए। अच्छी बात है ताकि एक कहीं ना कहीं मसले हल हो, बिकॉज इंडिया वुड लाइक कि पाकिस्तान शुड गो ऑल आउट एंड दैट वी विल नेवर डू बिकॉज वी डोंट वांट कि उधर से इंडिया कहीं शरारत करे, इधर हम इनसे लड़ाई करें। तब ये गवर्नमेंट ज़्यादा सोच समझ के फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम कर रहे थे, और बिल्कुल जिस तरह का एक एक्शन होता है उसका रिएक्शन ज़रूर आता है, पाकिस्तान रिस्पांस ज़रूर देगा, क्योंकि हमने हमेशा अमन की बात की है, लेकिन जब आप हमारे बच्चों पर अटैक करेंगे, जब हमारे आम शहरियों पर अटैक करेंगे, को कमजोरी समझेंगे, हाँ, तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अब उन्हें तैयार रहना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब भी यही कह रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज की बात करते हैं, जिसका पहला मैच शाहीनों ने अपने नाम कर लिया है और पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाले 300 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 293 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने तबाहकुन बॉलिंग की और उसका मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि फहीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली। कबल अज़ीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 299 रन स्कोर किए थे और आगाज में पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार रही, क्योंकि 95 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन सलमान अली आगा आए और फिर बहुत ही जिम्मेदाराना बैटिंग की और इनिंग जो उन्होंने खेली है, शानदार इनिंग है, 105 रन की इनिंग और नाकाबिल शिकस्त भी वो रहे। जबकि हुसैन तलत ने उनका साथ दिया, बहुत उम्दा साथ दिया, 62 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 36 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इस जीत से पाकिस्तान को कितना एतमाद मिलेगा आने वाली सीरीज में या टूर्नामेंट्स में, इस पर हमने आज बात करनी। इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं सलीम खालिक साहब और हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद उवैस ने, दोनों स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहेंगे फतह की शाहराह पर जो हमारा सफर शुरू हुआ है, अब उस पर चल रहा है कामयाबी के साथ? बिल्कुल, और कल वैसे मैं सुबह ही ये सोच रहा था यार हमारे मैच इंटरेस्टिंग नहीं होते, पता नहीं क्या होता है, और कल ही मेरी बात सही साबित हुई और इतना मजे का मैच हुआ कि आखिर तक जो देख रहा था वो अपनी नशिस्त से उठ नहीं सका। लग ये रहा था कि शायद मैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जो 49th ओवर नसीम शाह ने किया वो फैसला कम साबित हुआ, जिसमें उन्होंने हासारंगा जो डेंजर मैन थे उनको आउट भी कर दिया और उसके बाद वो पाकिस्तान रन भी उसमें उन्होंने गालिबन 2 ही दिए थे। इससे पहले जो एक और टर्निंग पॉइंट मैच का था वो बाबर आजम का कैच था। उफ, क्या जबरदस्त कैच बाबर ने लिया था स्लिप में,
तो फिर जो बड़ा जबरदस्त आगाज स्क्रीन पर चल भी रहा है, 85 रन का जो श्रीलंका को आगाज मिला, उसके बाद लग रहा था ये मैच हाथ से ना निकल जाए, लेकिन जो 5 रन के दौरान 3 विकेटें हारिस ने उड़ाई। तो ये सारी चीजें मिलके पाकिस्तान ने कल बॉलिंग में इस तरह से हुआ। फिर बैटिंग में आपने देखा कि किस तरह से हमारा हाल था कि 10 ओवर में ऑलमोस्ट 8 ओवर पे हमने कोई रन ही नहीं बनाया था। मतलब ये डॉट बॉल्स को अगर आप काउंट करें टोटल तो इतनी ज्यादा थी, लेकिन बाबर से कल बड़ी फिर उम्मीदें थी। और अब तो 83 इनिंग्स हो गई, सेंचुरी ना किए, मनफी रिकॉर्ड भी मिल गया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन सलमान अली आगा और उनके साथ हुसैन तलत, लकी रहे हुसैन तलत शुरू में एलबीडब्ल्यू हो गए थे, लेकिन श्रीलंका का रिव्यू नहीं था तो उन्होंने रिव्यू ले नहीं पाए। बाद में जो रिप्ले में सारे रेड आ रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं खेली तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई और नवाज ने भी बाद में आके अपना किरदार निभाया। बल्कि तो हमें टीम वर्क नजर आया है इस बार, जो अमूमन नजर नहीं आता है, और हमें जो नजर आता है वो ये कि तू चल मैं आया, उसकी दास्तान बने रहते हैं। अभी सलमान अली आगा बाद में आने के बावजूद भी उन्होंने पूरी जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए जो है ना मैच को पार लगाया था। अवैस, आप क्या कहेंगे, कोई उम्मीद जागी है आपकी, जिसे हम जब भी तबसरा करते थे हमारे पास अक्सर जो बातें होती थी वो तनकीदी होती थी, आज कोई तामीरी बात? मैं कल खुद भी स्टेडियम में मौजूद था जब पाकिस्तान टीम वहां पर खेल रही थी रावलपिंडी के अंदर। तो जब इनिशियली अगर आप स्टार्ट करें, जब आई गेस फखर जमान ने 32 रन स्कोर किए थे, साइमई अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए थे, तो लगा कि नहीं यार मुश्किल होगा जरूर यहाँ पर, क्योंकि एक तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। बार बार देखा जा रहा था कि रोप्स को यूज किया जा रहा है ड्यू को कम करने के लिए। फिर बॉल में आपको पता है टॉवल बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो आसान नहीं था बॉल को ग्रिप करना सेकंड इनिंग्स के अंदर। लेकिन जो एक आजकल, क्योंकि मैं कहता हूं उनके बहुत ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा आपको ज्यादा स्मूथ नजर आ रहे हैं। आगा सलमान की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स का बिल्ड किया हुसैन तलत के साथ, मुझे पता 62 जरूर हुसैन तलत ने किए, जैसे खालिद साहब भी कह रहे थे कि इनिशियली वो आउट हो गए थे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो प्लेटफॉर्म वहां पर ले करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये विकेट थी जहां पर एटलीस्ट आपको 300 करना था, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम हमेशा रावलपिंडी का रहा है और चेज भी होता है यहाँ पर इजीली। लेकिन जो नर्वस 30 है, बाबर आजम की बात करें, वो थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया जरूर है मेरे लिए। कल भी उन्होंने 2-3 शॉट्स बड़ी मजे की खेली, 29 रन तो स्कोर किए, लेकिन वो जो आजकल उनका नर्वस 30 है उससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उनको निकलना पड़ना है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया बाबर आजम को देखे हुए, बड़ी इनिंग्स ओडीआई क्रिकेट के अंदर खेली हुई और इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर इस वक्त वो खेल रहे हैं पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे। रिजवान की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वो कल परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन सलमान अली आगा की बात करूं तो साइन ऑफ रिलीफ है उनके लिए। आपको पता है T20 में कप्तानी से बहुत सी बातें हो रही थी कि उनको ड्रॉप किया जाए, मुझे पता है T20 इनको फॉर्मेट सूट नहीं करता, लेकिन कप्तान है, बैकअप तो करना पड़ना है वर्ल्ड कप सर पे, तो ये जो स्कोर होता है थोड़ा सा रिलीफ आपको जरूर देता है। फिर 87 गेंदों में आपने 105 किया है, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा था। कल नवाज की बात करना चाहूंगा, मुझे आज भी याद आता है कि तू मेरा मैच हीरो, और वो नजर आता है कि जो मुश्किल सिचुएशन से प्लेयर एक निकला हो तो बड़े मैचेस के अंदर प्रेशर नहीं लेता। कल भी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए डेप्थ ओवर के अंदर जाके, तो दैट शोज कि पाकिस्तान की जो टेल नाम की तो अब चीज खत्म हो चुकी है दुनिया क्रिकेट के अंदर, कि आपके जो नीचे के ऑर्डर के बैट्समैन है उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, और एक अच्छी बात पाकिस्तान के लिए। सही है। अच्छा सलीम खालिद साहब, आपने नसीम शाह का जिक्र किया, अबरार जो थे वो अलालत के बाइस नहीं खेल सके, तो फिर नसीम शाह को मौका मिला, उनको मौका देना हमारे लिए कितना पॉजिटिव साबित हुआ? देखिए पॉजिटिव तो साबित हुआ, क्योंकि शुरू में नसीम की पिटाई हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो बॉलिंग की थी बड़ी अच्छी की, और जो इस तरह अपना आखिरी ओवर किया वो तो आउटस्टैंडिंग था। बल्कि आप अगर जैसे मैंने पहले का मैच के चंद अहम टर्निंग पॉइंट्स में से एक वो भी था, अगर वो हसरंगा को आउट ना करते और उसमें भी 10-12 रन बन जाते तो ये मैच हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन नसीम ने अपने आसाब काबू में रखे और बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। अब अबरार के बारे में कहा तो यही गया है कि वो अलील है, पता नहीं, लेकिन होता यही है कि जब 1-2 मैच वो खेलते हैं, जरा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उनको बाहर बिठा देते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं लोग, तो फिर इस दफा उससे बचने के लिए कह दिया कि चलो ये हो सकता है वाकई बीमार हो, लेकिन अगर खेल रहा है एक बंदा तो मुसलसल उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कल हसरंगा ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, खासतौर पर जिस तरह उन्होंने बाबर को बोल्ड किया, तो परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर सलमान की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए सलमान जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, क्रिटिसिज्म उनके ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि T20 में उनको कैप्टन बनाया था, लोग T20 के बेस पे उनको जज करते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से यही बात करते हैं कि T20 के लिए वो अच्छे नहीं है, वनडे और टेस्ट के लिए बेस्ट है।
जिस तरह कल वो खेल रहे थे बिल्कुल डोमिनेट कर गए थे बॉलर्स के ऊपर। हालांकि शुरू में जिस तरह हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेल रहे थे उनसे खेला नहीं जा रहा था, बहुत डॉट बॉल्सिंग। सलमान ने आपने देखा क्रीज से निकल के भी शॉट खेले, लेग साइड उनकी पसंदीदा है वहां पर भी, तो बहुत एक जबरदस्त उन्होंने एक इनिंग खेली। बड़ा नहीं है आपका ये कहना, आपका ये हासारंगा का जिक्र करना, हासारंगा खड़े रहते तो फिर स्कोर शायद हो भी जाता, लेकिन जो कैच पकड़ा था बाबर आजम ने वो बहुत ही दिलचस्प था और बड़ा जबरदस्त कैच उन्होंने लिया, जिससे टर्निंग पॉइंट्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अवैस, हम अब सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो तैयारियां हैं हमारी वो वर्ल्ड कप की भी जा रही हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि एक टीम वर्क और एक टीम एक नजर आना शुरू हो गई है जो परफॉर्म करना शुरू हो गई है, या फिर अभी बहुत जल्दी होगा ऐसा एज्यूम करना? देखिए, वनडे वर्ल्ड कप में अभी आपके पास पूरा साल पड़ा हुआ है, साल बल्कि क्या सवा साल पड़ा हुआ है, तो आप चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस तो है पाकिस्तान टीम की। ऑब्वियसली आप चाहते हो कि एक सेटल स्क्वाड आपको नजर आए, लेकिन आप ज्यादा काम करते हो अपने बैकअप प्लेयर्स के ऊपर। बेंच लाइनअप पे अभी भी हमने कोई काम किया हुआ नहीं। अगर आप थोड़ा सा इन प्लेयर्स को मैं निकाल लूं तो आप बेंच पे देखें तो आपको कोई एज सच कोई नजर आता नहीं है प्लेयर के जो इनकी जगह, खास करके बैटिंग ऑर्डर की मैं बात करूं, जो बेंच पे बैठा हो कि वो ले सके। अभी आपके पास टाइम जरूर पड़ा हुआ। T20 वर्ल्ड कप असल सर पे आई गेस मोर देन 90 या 80 दिन रह चुके T20 वर्ल्ड कप के लिए। उस स्क्वाड को आपने सेटल करना है जो कि आपका मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा एक मसला है। मैं खुद चाहता हूं कि इरफान खान न्याजी को टीम को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बड़ा एक हैंडी क्रिकेटर है। 6 नंबर के ऊपर हसन नवाज को जो ड्रॉप किया गया था वनडे साइड से, मुझे ये तो चीज समझ में नहीं आती कि उसने परफॉर्मेंस T20 में नहीं दी और आप उसको वनडे साइड में ड्रॉप कर रहे हो। पूरी जिंदगी उसने इनिंग्स जो सी है वो ओपन की है, उसने खुद जगह सैक्रिफाइस की, कभी चौथे पे खेला कभी छठे पे खेला, जितना उसको अपना शफल किया गया तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब करता है आपके बैलेंस को भी, साइकोलॉजिकली भी आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप पे मैंने कहा ना कि काफी टाइम है, आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं एक कल ठीक है आप मैच जरूर जीते, लेकिन मुझे कप्तानी इस सेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये लग रही थी कि आई नो कि बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि ड्यू फैक्टर रोल प्ले कर रहा था। कल टॉवल भी बहुत यूज हुआ, रोप भी आप देख रहे थे ग्राउंड के अंदर यूज हो रहे थे। जिस वक्त आपकी पार्टनरशिप नहीं टूट रही थी, जिस वक्त अगर बात करूं इस वक्त बैट्समैन की, मैं उनका नाम भूल चुका, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन थे उनके, समा विक्रामा की बात कर रहा हूं, जिस वक्त तो बैटिंग कर रहे थे आपकी पार्टनरशिप नहीं टूट रही थी। असलांका के साथ वो अच्छा चलो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, कामिल मशारा के साथ थोड़ा सा वो अपना स्कोर कर रहे थे। वहां पर आप अपनी पेस बैटरी को थोड़ा सा रेस्ट देके तो आप सलमान अली आगा या सलमान अली आगा नहीं बल्कि हम बात करेंगे हुसैन तलत की बात करूं तो आप हुसैन तलत को कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते थे। अच्छा। आप बात करते हैं उसको कि वो है वहां पर ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर। मुझे पता है कि आपने उसको आखिरी ओवर दिया, उसने 14 रन खाया, क्योंकि जब आप यूज नहीं किसी प्लेयर को करोगे वो यूज टू नहीं रहेगा इस सिचुएशन का, तो वो तो चीजें होंगी। लेकिन उस वक्त आप उसको इंप्रोवाइज कर सकते थे। अगर आप उसको यूज ना करते तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर नवाज मौजूद था। तो ये थोड़ा सा मैं कहता हूं कि डिसीजन शायद थोड़ा लेट लिया गया, लेकिन बेस्ट है क्योंकि आपको पता है ग्राउंड पे वो मौजूद थे, उनको बेहतर पता होता कंडीशंस क्या चल रही है। लेकिन वहां पर कप्तानी थोड़ी सी मुझे लूज जरूर नजर आई है। ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, एक तो ये कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? मुझ समेत बहुत सारे क्रिकेट शायकीन उनसे नाराज़ भी थे जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में जो सूरत हाल रही थी उस पर, लेकिन कल उन्होंने बड़ा जो है ना वो खुश किया है। 4 खिलाड़ी जो है उन्होंने आउट किए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए क्रिकेट ऐसे ही है, बड़ा फनी गेम है क्रिकेट। इसमें ऐसे ही होता है कि एक दिन एक बंदा बिल्कुल ऊपर होता है, दूसरे दिन बिल्कुल नीचे होता है। और हम लोग तो जब परफॉर्मेंस की बेस पे तारीफ भी करते हैं, कोई बहुत खराब खेलेगा तो जाहिर तनकीद भी करनी बनती है। तो हारिस की जो पिछली परफॉर्मेंस रही थी तो वो ऐसी थी जिसपे तनकीद जायज थी, चाहे आप हो मैं हो जो भी वो कर रहे थे। लेकिन कल बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की और मैच में पाकिस्तान को वही वापस लेकर आया, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंकन ओपनिंग खेल रहे थे 85 गालिबन उन्होंने बना लिए थे। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि यार ये तो हाथ से निकल गया, गेम बड़े पिच इजी जा रही है। और ये तो 5 रन के दौरान उन्होंने 3 विकेटें जो उड़ाई, जिसमें से 2 मुसलसल बॉलर्स पे उन्होंने आउट किए। वहां से हमें वापसी का मौका मिला। तसलसल मेन चीज ये है, तो हारिस को भी इस पे काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस में अपने तसलसल लेकर आए। लेकिन बॉलर अच्छे हैं, तगड़े हैं, जान लगाते हैं, कभी कभी ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं जिसका फिर नुकसान भी होता है, जैसे हमने पिछले दिनों देखा एशिया कप वगैरह में। तो ये है कि थोड़ा सा जरा और इस्तेमाल करें और सूरत हाल के मुताबिक बॉलिंग करें। तो बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, जिस तरह कल 4 विकेटें ली, उन्होंने अपनी सलाहियतें साबित की। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है शाहीन के साथ, उनकी दोस्ती भी बहुत है, तो यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल भी होंगे उनकी कैप्टन खेलते। तो अवैस आप क्या समझते हैं कि ये जो होम ग्राउंड का एडवांटेज था इससे हमें कितना फायदा हुआ?
देखिए होम ग्राउंड का तो ऑब्वियसली अपनी टीम को फायदा जरूर होता है, लेकिन अभी आप हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, क्योंकि हैं वो भी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ पर रीजन के लिए मैचेस भी खेलते हैं। उन्होंने एक बात कल की थी कि मुझे डोमेस्टिक से बहुत फायदा हुआ वापस जाकर। मैं यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि डोमेस्टिक में आपको जाना चाहिए, लेट आए पर दुरुस्त आए। हम इसलिए कहते हैं ना, जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं दोगे, डोमेस्टिक के अंदर जाके परफॉर्म नहीं करो, क्योंकि वहां पर आपने अपने आप को ग्राइंड भी करना है, आपने अपने एक ऑपोजिट लड़के से फाइट भी करनी है वापस पाकिस्तान टीम के अंदर आने में। ऑन अ लाइटर नोट, जब आप डोमेस्टिक में वापस जाते हो, जब आप क्लब क्रिकेट में वापस जाते हो, तो सीरियसली होता है वो जो क्लब क्रिकेटर्स होते हैं, डोमेस्टिक के लड़के होते हैं, वो ज्यादा आपको टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि नेशनल टीम का प्लेयर है, इसके अगर मैं स्कोर आगे कर देता हूं तो मेरा एक कॉन्फिडेंस भी बहुत तगड़ा बहाल होगा और मेरा नाम भी इसके अंदर आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वहां पर एक कॉम्पिटिशन अच्छा लगा होता है। कल आप देखिए, उन्होंने कल 61 रन 10 ओवर के अंदर दिए थे, 4 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन उनका जो एक तरीकाकार है वो यही है, इसी तरीके से वो परफॉर्म करेंगे। वो बॉलर हैं जो कि मार खाते हुए ही आपको आउट करेंगे, जो उनका जो एक मैं कह सकता हूं उनकी जो शो स्टॉप अपना उनकी जो बॉल है, खास करके जो लेट आउट स्विंग होती है, कल वो भी आपको नजर आई। पेस के साथ वो वापस पाकिस्तान टीम को अंदर लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक एंड से लगा था जब 60-70 रन की पार्टनरशिप हुई कि पाकिस्तान से मैच जा रहा है, लेकिन वो वापस पाकिस्तान टीम को लेके आए। ये इसी किस्म के बॉलर हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को फिर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपको इज्जत देनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कल शील्ड क्रिकेट का मैच उठा के देख लें, तो मिचेल स्टार्क वहां पर और लेबुशेन आपस में खेल रहे थे कि इतना ज्यादा उसको वो इंटेग्रिटी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी डोमेस्टिक को, बल्कि एशेज आपको पता है सर पे आ रही है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए कहते हैं ना कि बाबर आजम को भी अगर कॉन्फिडेंस वापस बहाल अपना करना है तो आपको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। आपने कोई बुराई नहीं है, आप बड़े प्लेयर है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो नर्वस 30 उसको भी आपने तोड़ना है, साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ये तो है, आपने सही बात की। अच्छा सलीम खालिद साहब, अब दूसरा वनडे 13 नवंबर को होगा, और जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है, तो इसके लिए अब क्या तैयारी होनी चाहिए हमारी टीम की, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं ताकि जीत जाएं हम? वो भी डेफिनेटली ऐसे करना चाहिए, लेकिन देखें एक चीज तो हमें अंदाजा हो गया कल के साउथ अफ्रीका के तो कई सारे प्लेयर नहीं तो 6 11 स्टार उनके नहीं थे, लेकिन श्रीलंका की टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है और बहुत तगड़ी टीम है। आप अगर देखें तो हसरंगा ने 50 की, बाकी सबके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन है, फिर भी वो ऑलमोस्ट मैच जीतने के करीब पहुंच गए थे। तो श्रीलंका की टीम को हम बिल्कुल भी डरने वाला नहीं समझ सकते, उसके खिलाफ हमें बहुत जान लगाना पड़ेगी और आखिर तक। और ये तो वनडे मैच है, ये तो कल देख के भी आपको अगर पूरा मैच देखा हो तो दोपहर में मैच शुरू हुआ था और रात को कब जाके खत्म हुआ, अब तो लोगों को इतना भी नहीं रहा कि इतनी देर तक मैच देखे। तो इसमें तो आपको पूरा मैच में आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस का मेयार बरकरार रखना पड़ेगा। पहले मैच में हमें नजर आया टॉप ऑर्डर हमारी बैटिंग नाकाम रही, तो जो टॉप ऑर्डर हमारे बैटर्स हैं उनको खेलना पड़ेगा, दिफाई फॉल में मत जाए। जैसे फखर इतने एग्रेसिव प्लेयर है, कल इतना डिफेंसिव होके खेल रहे थे। बाबर का भी मसला यही है, तो जब डॉट बॉल्स होती है, रन बन नहीं रहे तो प्रेशर खुद से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो बिल्डअप नजर आता है, हमारे खिलाड़ी खेल ही नहीं पाते हैं। सलीम खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अवैस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पर बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको ये बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली में मर्दों की कैटेगरी की अगर पहले बात करें तो 200 किलोमीटर का तवील ट्रैक फैसल शादी खैल ने 2 घंटे 10 मिनट में तय करके मैदान मारा और पहले नंबर पर आए। मीर नादिर खान मक्सी 2 घंटे 14 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले और दीना पटेल दूसरे नंबर पर आई और सुपर वुमेन अगर हम इन्हें कहें तो किसी लिहाज से भी कम नहीं होगा और गलत नहीं होगा। आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अगर बात करें ट्रैक की तो बड़ा दुश्वार और रेतला ट्रैक था जिस पर गाड़ी दौड़ाना एक चैलेंज से कम नहीं होता और दौराने रेस सलमा की गाड़ी का मैप बंद हो गया था, एक्सेल टूट गया था, ब्रेक भी फेल हो गई थी। बावजूद उसके खान ने मुकर्ररा फासला 1 घंटा 30 मिनट 20 सेकेंड में तय किया और सलमा ने पहली बार बगैर प्रैक्टिस और रैकी के इस ट्रैक को किया है। और मजीद सुपर वुमेन सलमा मरवत हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। में बस अभी थोड़ी बहुत थकावट है हमें, हम लोग कल ही पहुंचे हैं। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि आपके साथ इतनी मुश्किलात कि मैप भी नहीं चल रहा है, एक्सेल भी टूट गया, ब्रेक भी फेल हो गई, उसके बावजूद आप पहले नंबर पर आई हैं।
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन रैलीज में डेजर्ट में आपको मतलब कभी भी कुछ भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। मैं बिल्कुल ये था कि इस रैली पे मेरी गाड़ी रेडी नहीं थी और लास्ट डे तक हम गाड़ी जो है वो रेडी कर रहे थे। मैं टेक डे पे पहुंची हूँ और मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं मिला कि मैं रेकी कर सकूं, प्रैक्टिस कर सकूं। सिर्फ एक दिन का चांस मिला था और वो भी ऐसे था कि जैसे कि ट्रैक पे आप घूमने चले जाओ और मतलब शाम हो गई थी और एंड जो था वो मैंने रात में किया था, तो मुझे मतलब ट्रैक की कुछ खास समझ नहीं आई। हम लोगों ने ये था कि किसी और से मैप लिया और हमने कहा चलो उसी को कॉपी करके हम लोग ट्रैक पे निकल पड़े थे, लेकिन फिर भी हमें ट्रैक पे काफी चीजों का जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चैलेंजेस तो दरपेश रहे। अच्छा बताएं कि इस बार के ट्रैक में और जो पिछली बार का ट्रैक है उसमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन ये होता है कि मैं जैसे हम लोग हैं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, हम लोग साल बाद एक तो ट्रैक के में कोई मतलब जगह नहीं मिलती है कि हम जा सके और ट्रैक पे, हमें ट्रैक सिर्फ रेस डेज पे ही मिलते हैं। होता सेम है, लेकिन ये था मेरे लिए जो चेंज ये था कि मैंने ट्रैक बिल्कुल भी नहीं जो है वो प्रिपेयर किया था अपना मैप और फिर प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट जो है ये ट्रैक था। तो इस ना ये बताइएगा, ये जो ट्रैक्स होते हैं ये लूप्स में होते हैं या ये एक ट्रैक होता है जो मुकम्मल बड़ा ट्रैक आपने करना होता है? जी बिल्कुल, 200 का जो ट्रैक है उसमें एक मिड ब्रेक होती है, ऑलमोस्ट 100, 110 और 5 का एक जो है हाफ जो है सेक्शन होता है। उसके बाद बीच में आपको 20 मिनट्स की ब्रेक्स मिलती है, फिर आप आगे कंटिन्यू करते हो। वैसे तो मेरा ट्रक जो है वो प्रिपेयर टकोमा है। मैं तो कहती हूँ कि मुझे पूरा 200 जो है वो कंप्लीट करना है, लेकिन ये लोग मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, लेडीज को फिलहाल जो है हम 100 जो है वो 100 किलोमीटर का ट्रैक देंगे। ठीक। अच्छा सलमा, इतने सारे चैलेंजेस थे जिनका जिक्र बार बार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। इस दौरान जब आप रेस कर रही थी, किसी पॉइंट पे आपको लगा कि गलत हो गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, या फिर मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए, ऐसा किसी एक पॉइंट पे हुआ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे जो नेविगेटर हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो बाहर होते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं। वो भी नहीं थे मेरे साथ, बिल्कुल ही हमारे नए नेविगेटर मेरे साथ बैठे थे। उस पे मुझे हुआ, मैंने कहा ये मतलब मुझे नेविगेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये इजी काम नहीं है नेविगेट करना। काफी हाई स्पीड पे गाड़ी जा रही होती है, कॉशंस आ रहे होते हैं, जबकि हमारा मैप जो है वो काम करना छोड़ गया था, हमारा गारमिन हीटअप हो गया था ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर पे। और ये था कि मेरा नेविगेटर जो है वो मुझे काम डाउन कर रहा था, वो इसलिए वो कहते हैं कि स्लो चलाओ। मैं जो है जब रेस में सीट पे, जब गाड़ी की सीट पे बैठी होती हूँ, तो मुझे और कुछ नहीं याद रहता, मुझे बस ये याद रहता है बस ये गाड़ी भगानी है और एंड पॉइंट तक लेके जानी है। तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करती हूँ, मेरा जोश है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। सलमा बताइएगा, नेविगेटर और ड्राइवर ये किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं इस रेस के दौरान? जी बिल्कुल, हमारे पास मैप होता है, उसको हम लोग वैसे जो नॉर्मली लाइक हम लोग जब रेसेस में जाते हैं, इसकी तो मतलब कुछ भी नहीं इसमें काम किया। हम लोग 4 दिन जो है वो 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, अपना प्रॉपर मैप बनाते हैं। नेविगेटर का ये काम होता है कि हमारे हेलमेट के साथ कॉम्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो साथ साथ जो है वो मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र बिल्कुल ट्रैक पे होती है। मैं बजाते खुद ड्राइवर जो है, ज़्यादातर लोग नेविगेटर पे जो है वो कहते हैं कि भाई नेविगेटर जो बताएगा वही करेंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी कॉल्स खुद ही चला रही होती हूँ। लेकिन नेविगेटर का काम है वो आपको बताएगा कि 100 मीटर पे शार्प टर्न आ रहा है, 200 मीटर पे शार्प, आपकी वो अपनी मर्जी है जितनी जल्दी या बाद में आप जो है कॉल लें। तो नेविगेटर जो है वो आपको ना कॉशंस देता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद ये होता है कि जैसे कि अगर कोई ड्राइवर जो है वो थोड़ा अगर मोटिवेशन उसको थोड़ी चाहिए हो तो वो मोटिवेट करता है, या कुछ ज़रा जज्बाती हो जाते हैं तो वो उनको थोड़ा सा कूल डाउन करता है। ठीक है। अच्छा, कॉम्स के जरिए कनेक्टेड होते हैं और बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमा, ये जो गाड़ियाँ होती हैं डेफिनेटली हाई टेक गाड़ियाँ होती हैं, जिस तरह से भी आपने भी बताया कि लास्ट डे तक आप गाड़ी तैयार कर रहे थे, और क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं कुछ जो करनी पड़ती हैं रेस से पहले? जी बिल्कुल, इसमें कैटेगरीज होती हैं, प्रिपेयर्ड कैटेगरी और स्टॉक
कैटेगरी की गाड़ियाँ। अब तो वुमेन की भी 2 कैटेगरीज बन गई है, एक स्टॉक कैटेगरी है और एक प्रिपेयर्ड है। मैं प्रिपेयर्ड में हूँ। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आप जितने ज़्यादा स्पेक्स डाल सकते हैं अनलिमिटेड, जैसे आप सस्पेंशन अपनी मर्जी का डालें, आप उसमें गेयर, आप इंजन, जितना बड़ा इंजन डाल सकते हैं आप उसमें इंजन डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सलमा ये बताइएगा कि ख़वातीन की शमूलियत इसमें बहुत कम देखने में आती है, क्या वजह है इसकी? मैं हर जगह एक ही बात करती हूँ, बिलास जो थल में भी यही बात करके आई हूँ। काफी सारे लोग कहते हैं कि वो आती हैं तो फिर नहीं आती, मतलब कि बस एक बार रेस की और फिर नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पोर्ट्स है वो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका मतलब अगर आप देखें कि एक गाड़ी पे ही ऑलमोस्ट, जैसे कि मेरा प्रिपेयर टकोमा है, अगर उसको आप कम से कम भी कहें, कोई नॉर्मल मतलब अगर आप टकोमा बनाना चाहे प्रिपेयर्ड का, वो 4 से 5 करोड़ का कर लें, इतने में अब बनेगा। मतलब ये अभी मेरा एक अंदाजा है, बट अभी तो काफी प्राइसेस हाई हो गए हैं, बट एक अंदाजे से मैं कह रही हूँ। फिर उसके बाद रेस का जो अपना एक खर्चा, लाइक फ्यूलिंग का खर्चा है, स्टे का खर्चा है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, और इसके अलावा आपको स्पेयर पार्ट्स लेके जाने होते हैं। तो ये अच्छी खासी अमाउंट एक चाहिए एक रेसर को कि वो आगे रेस करे। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट लेवल एंड प्राइवेट सेक्टर के अगर स्पॉन्सर्स आना शुरू हो जाएं, और लड़कियों में, क्योंकि मैंने भी 0 से ही स्टार्ट किया था, ऐसे नहीं होता कि कोई बना बनाया रेसर जो है वो ट्रैक पे आ जाए। और अगर उनको थोड़े स्पॉन्सर्स मिले लड़कियों को, तो मेरे ख्याल से वो आए, हम ही उन्हीं को सिखाएं, हम ही मोटिवेट करेंगे और वो आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी भी आपसे मोटिवेट तो बहुत सारी ख़वातीन हो रही हैं, बात वही है कि वो एक तो बजट देखती हैं और दूसरा ये कि ये ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली ट्रेनिंग के बाद तो आप लोग बड़े ध्यान से चलाते हैं और आप लोगों को पता होता है किस तरीके से चलाना, लेकिन उससे पहले तो बहुत ख़तरनाक लगता है। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, तो हमें लग रहा है ख़तरनाक। अच्छा, इस जीत के साथ सलमा बताएं कि टाइटल्स कितने हो गए हैं अब आपके पास? टाइटल माशाल्लाह काफी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन FTD जो है फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे, अब जो है मेरी नजर उन पे है। अब मैं वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि इस बार भी मैंने फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे की ट्रॉफी ली है, तो अब मेरी नजर जो है ना वो उस ट्रॉफी पे है। बाकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हैं। 2018 से रेसेस कर रही हूँ, पोडियम्स पे मैं बहुत ज्यादा आई हूँ, फर्स्ट की भी काफी ज्यादा है। सलमा, साथ ये भी कि जो थल जीप रैली है काफी मकबूलियत हासिल कर रही है अराउंड द ग्लोब, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आपको लगता है कि ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अब जो है ना रैलीज काफी ज्यादा जो है वो, अगर मैं कहती हूँ कि अगर मैंने 2018 में रैली की थी थल, और अब की रैली में काफी डिफरेंस है। एक तो रेसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वहां पे काफी जो है ना सकाफती मेले होते हैं, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कैंपिंग करते हैं, और मैंने काफी डिफरेंस देखा है। TDCP जो है अब जो है ये अपनी रैलीज बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर, और काफी मतलब ग्रो कर रही है। और मुझे सुनने भी अभी भी आया है कि अब काफी यही कहते हैं कि जैसे चोलिस्तान भी TDCP की रैली है, कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। अच्छा सलमा, हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं जबकि उनकी शमूलियत कम है, और उसके हमने बात भी की कि क्यों कम है, किन किन वजह से कम है। ये बताएं कि अगर बजट और सब कुछ मैनेज हो जाता है, और जिस तरीके से अगर मैं हूँ और मैं आना चाहती हूँ, तो इसके लिए ट्रेनिंग तो डेफिनेटली होगी, वो ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए दिल कितना बड़ा करना पड़ेगा इस ट्रैक पर गाड़ी चलाने के लिए। और बेसिकली तो ये मैं कहूँगी कि आसाब की जंग भी है, जिसके अंदर आपने अलर्ट भी रहना है, आपने ड्राइव भी करना है, और इतना पुरखतर जब ट्रैक हो, तो इस पर क्या कहेंगी? बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो मैं कहूँगी कि ये कोई आसान काम नहीं है। मुझसे इवेंट पे भी क्वेश्चन किया कि लड़कियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, तो मैंने कहा मैं तो पठान हूँ, हमें तो खतरे पसंद है। देखिए, आप ये नहीं है कि आप एक दिन आए, आपने ड्राइविंग की और चले गए। आपको 4-5 दिन का जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और सुबह के टाइम आप निकलते हो और शाम को वापस आते हो, या आप सारा दिन डेजर्ट में रहते हो। और एज ए फीमेल, मतलब मेल फिर भी थोड़ा आपको पता है कि कुछ ना कुछ सरवाइव कर जाते हैं, बट फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए। असाब, बाकी आपकी बड़ी अच्छी बात है कि असाब भी जो है वो थोड़े से आपको अपने आप पे बड़ा कंट्रोल रखना है। तो ये तो सलमा साहिबा, ये तो रेस के दौरान हो गया, आपने रेस जीती और उसकी जो इनामी रकम है वो सिराब ज़दगान के नाम कर दी है, कार खैर में आपने जो है अपना हिस्सा डाला है। तो क्या पैगाम देंगी आप जो ख़वातीन देख रही हैं, रेसर बनना चाहती हैं, और उन लोगों को जो कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं?
जी देखिए, मेरी एक हमारे सीनियर रेसर है, उनसे मेरी ये बात हुई थी कि इस तरह रैलीज हो रही हैं, तो मेरी गाड़ी इसीलिए काफ़ी एंड तक तैयार हुई है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को रेस पे, बिकॉज ऑफ ये जो सैलाब आया था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं, आप कुछ कर लो उनके लिए। मैं कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने किया भी है। फिर मैंने कहा एक स्टेप लेना चाहिए, लोगों के लिए एक रास्ता मतलब दिखाना चाहिए कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया और मैंने ये ऐलान किया कि जो भी मुझे FTD एंड मुझे जो विनर, मुझे 2 चेक मिलेंगे, तो वो जो है मैं वो उनको डोनेट कर दूंगी। हमारी टीम जाएगी वहाँ पे, जो भी 1-2 घर हुए मतलब, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वो है नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो हम सब जब मिलके करेंगे तो हाँ, इन लोग का जो है वो लेकिन बात यही है सलमा, रकम मैटर नहीं करती, जज्बा मैटर करता है, और उसके तहत जो आपने किया है उनके लिए वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हम एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेट करेंगे आपके टाइटल। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा मरवत खान हमारे साथ मौजूद थी, इंतहाई टैलेंटेड, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। हज के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है। सऊदी अरब का कहना है कि हज सीजन में अद्वियात और खून के नमूनों की मुंतकली के लिए ड्रोन इस्तेमाल होगा। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना है कि गाड़ियों से अद्वियात या खून के नमूने भेजने में वक्त लगता है, इसीलिए ड्रोन के जरिए ये दौरानिया 5-10 मिनट का रह जाएगा और तमाम आज़मीन हज के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन लगवाना भी लाजमी होगा और ये अद्वियात ड्रोन के जरिए उन तक पहुँचाई जाएंगी। और ये बड़ी अच्छी अपडेट है। उस वक्त जो है वहाँ पर बड़ा कीमती होता है और ख़ास तौर पर वक्त बचाने के लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। और अगर इस पर अमल दरामद होगा तो हज में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, हज्जाज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस सूरत हाल में पॉसिबल भी नहीं होता कि हुमिल्ली जाकर उनको उस तरीके से हेल्प आउट किया जाए। लेकिन ये ड्रोन के ज़रिए जो अद्वियात भेजना है, ये इंतहाई अच्छा इकदाम है सऊदी हुकूमत का। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। टॉप ऑफ द आवर सियासत की बात करते हैं। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ पेश की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम के बिल की तहरीक पेश की तो PTI के अराकीन भी ईवान में आ गए और आईनी तरमीम नामंजूर के नारे लगाना शुरू कर दिए और शदीद एहतजाज भी किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बहस का आगाज़ करते हुए 27वीं आईनी तरमीम का भरपूर दिफा किया। ख्याल ये था कि तरमीम जो है वो मुझसे ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। हमने आइनी अदालत के क़याम की बजाय आइनी बेंचेस के क़याम पे इत्तफाक किया और फिर वो तरमीम पास हुई। उसके अलावा कुछ और तरमीम भी थी उसी में, जिसमें जुडिशल कमीशन की जो हैयत थी उसे तब्दील किया गया और जो पार्लियामान का शुरू से ये फैसला था कि जो जजेस अपॉइंटमेंट है वो दुनिया भर में एक लार्जर कोलिजियम करता है, जिसमें जुडिशरी के लोग भी होते हैं, एग्जेक्टिव भी होती है और लेजिस्लेचर भी होनी चाहिए। यही 18वीं तरमीम का असल मफहूम और मकसद था। बारकैफ उसे हमने 19वीं तरमीम के ज़रिए कुछ वजूहात की बिना पे तब्दील कर दिया। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हैं, कहते हैं कि आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिससे बेईमानी की गई है। 27वीं तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम ही रह गई है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे और ये होकर रहेगा। और मैं सबसे पहले उन्होंने तरमीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। आर्टिकल 176 में तब्दीली करके आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। आइंदा पूरी दुनिया जब भी कोई आइन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, आइनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी।
बैरिस्टर गौहर की धुआंधार तकरीर थी, गुफ्तगू थी, वो आपने सुनी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का जो 11 नुकाती एजेंडा है जारी कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। ऑपोजिशन अपनी आईनी तरामीम अलग फहरिस्त की सूरत में पेश करेगी और ऑपोजिशन ने अपनी तरामीम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि ऑपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल में 11 तरामीम जमा कराई हैं। तो आज देखेंगे जी कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम पास करवा ली जाएगी। हुकूमती हल्के और इत्तेहादी जो है इस बात के लिए शोर हैं कि आज उसको पास भी करा लिया जाएगा। ऑपोजिशन जो है उसमें हमें उसका पारा हाई दिखाई दिया, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर की भी बात आपने सुनी। इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया हुज़ैफा रहमान साहब ने, वज़ीर मुमलिकत हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताएं कि आज कौमी असम्बली से फिर 27वीं आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी और क्या नवाज शरीफ साहब भी आएंगे वोट देने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि असम्बली का एजेंडा जारी किया गया जी, उसमें 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी जो है उसका हिस्सा है। और आज वैसे सारा दिन जो है डिबेट होगी इस पर। कल भी जिस तरीके से डिबेट हुई, सुबह इजलास शुरू हुआ और मगरिब के बाद जो है वो ख़त्म हुआ। आज भी इस पर डिबेट होगी, कुछ लोगों की तकारीर है और उसके बाद जो है ज़ाहिर है हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी मौजूद है, तो उसके मुताबिक से मंजूर कराया जाएगा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उसका बाकायदा हिस्सा होंगे इजलास का। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के सुपर वोट के बाद ही तरमीम मंजूर होगी। और अगर ड्यू टू सम रीजंस अगर आज जो है इजलास लंबा चलता है और कुछ लोगों की तकारीर या इस पर जो है फर्दर डिबेट होना बाकी रह जाती है, तो मैक्सिमम कल मंजूर करा ली जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आज, चूंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली के मेंबर्स और फेडरल मिनिस्टर्स के बैरूनी दौरे भी वज़ीर साहब ने कैंसिल किए थे। कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी इस तरह की तरामीम जो है वो आती हैं तो पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो अपने एमएनएस को, सेनेटर्स को पाबंद कर लेते हैं कि आपने ये जो है शहर से बाहर नहीं जाना। तो इस हवाले से भी तरमीम जब आ रही थी तो वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत जारी की थी अपने एमएनएस को भी, सेनेटर्स को भी। सेनेट से चूंकि अभी पास हो चुकी है, एमएनएस जो है वो ज़रा ये इजलास वैसे जुम्मे तक चलना है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ज़ाहिर है कुछ अपने जो एमएनए साहिबान है उनकी सहूलत को देखते हुए अगर आज इसको जो है वाइंड अप कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। राइट। तो हुज़ैफा, हमारे पास हमें देखने में आया कि सेनेट में हमारे पास या हुकूमत के पास 2 जो थे वो वोट कम थे और वो पूरे हुए JUI की जानिब से, सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू की जानिब से। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा था कि हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, तो अगर पूरे थे तो इस पर बहस करा लेने में क्या बुराई थी? नहीं, ये देखिए नंबर तो पूरे हैं बिल्कुल, जो 223 या 24 वोट दरकार है 2/3 के लिए, लेकिन हमारे पास तकरीबन 234 वोट से भी ऊपर वोट है। लेकिन हम तो बहस इस पे करा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट की कार्रवाई का खुद बाइकआउट किया और तरमीम आने से पहले ही ये तासुर दिया कि हम इस तरमीम के हक में नहीं है, हम इस तरमीम का बाइकआउट करते हैं। और उन्होंने अपना जो सोच थी या अपनी राय थी उसका इजहार पहले कर दिया। तो ऐसे लोगों से मतलब क्या बात करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो इनकारी हुए। इसी तरीके से नेशनल असम्बली के अंदर तो मैंने आपको बताया कि कल डिबेट हुई है, आज भी डिबेट होगी और अपोजिशन जो अपनी राय रखना चाहती है राय रखे, जरूर रखे। और अगर अपनी वो तरामीम साथ पेश करेंगे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, ना रोकेंगे। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, आप असम्बली कार्रवाई का हिस्सा बने। अगर आप इस तरमीम से इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो कम से कम रिकॉर्ड के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूट तो करें। बेशक आपका वोट हमारे खिलाफ जाए, लेकिन वो जाहिर है हिदायत आती है अडियाला से कि मैं ना मानू वाली पॉलिसी है। हर चीज जो है वो जुड़ी होती है, किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अमल में आ जाए, कोई डील हो जाए। अदरवाइज उनका कोई एजेंडा नहीं होता कि बजट इजलास आए तो उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, आवाम के लिए कंट्रीब्यूट करें, आवाम के नुमाइंदे हैं, कोई हुकूमत को अच्छी तजावीज दें। ऐसी कोई चीज नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं जी हम बाइकआउट कर लेंगे या हम इस तरमीम को मानते नहीं है। उसके ऊपर बहस आकर आपके चैनल्स पे शाम को करते हैं। वो बहस अगर आप असेंबली फ्लोर पे कर दें, असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। आज आपको चेहरे नहीं पसंद आ रहे ना हमारे, कल हमें आपके चेहरे पसंद नहीं थे 18 से 22 तक कि आरटीएस वाले हैं, ये कहते हैं कि फॉर्म 47 से 45 वाले हैं।
अल्टीमेटली तो इस असेंबली ने जिंदा रहना है और इस असेंबली में ऐसे चेहरे क्या पता तो आ जाए। ज़फ़र रहमान साहब, वो लोग तो ये कहते हैं कि हम तो बात करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है, हम कहीं पर किसी चीज़ का जिक्र करते हैं हमें उठा लिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा, बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके बाद फिर जमहूरियत बराए नाम रह गई है, ये अदलिया को कमज़ोर करने की चीज़ है और इससे वो ये कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब कि डर है हुकूमत को कि कहीं बानी PTI जो है वो जेल से बाहर ना आ जाए, तो ये सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने खुद ही पहले आपने सवाल किया और फिर जो बात की मेरे ख्याल से उस सवाल की नफी हो गई, बल्कि मेरे लिए जवाब देना आसान कर दिया आपने। बैरिस्टर गौहर साहब ने सिर्फ धुआंधार तकरीर की है या बात की है, अगर उठाना होता तो सबसे पहले उन्हें उठाते। आपको याद होगा कि आपके जितने भी शाम को टॉक शोज होते हैं PTI के लोग इंतहाई सख्त बातें करते हैं, किसी गुफ्तगू पे तो कोई एतराज नहीं है, किसी दलील पे कोई एतराज नहीं है। अगर किसी को उठाया जाता है, अगर कोई बंदा जुर्म कर आए और यहाँ तकरीर भी कर रहा हो और वो फिर इदारों की नजरों में आ जाए और उसे उठा लिया जाए, तो कहा जाता है कि मुझे तकरीर करने की पादाश में उठाया गया। वो ये नहीं बताता कि मैंने 9 मई में ये किया, मैं 26 नवंबर में ये कर रहा था, या मैंने ये क्रिमिनल जो है वो ऑफेंस किए हैं। तो बेसिकली ऐसी बात नहीं है। अगर उठाना ही मकसूद होता तो मेरे ख्याल से तहरीके इंसाफ के लोग शामों को बैठकर टॉक शोज में, असेंबली फ्लोर्स पर, ट्विटर हैंडल्स पर शदीद तनकीद हुकूमत पे ना कर रहे होते। लेकिन अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो जुर्म की पादाश में आपको जरूर उठाया जाएगा। और तो आप जरा जी प्लीज। और इस एतराज पे हुज़ैफा क्या कहेंगे कि आप कि जो आईनी अदालत के ऊपर उन्होंने एतराज ये उठाया कि अगर आप सारे इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उठाकर आईनी अदालत को दे देंगे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौजदारी और दीवानी अदालत तक महदूद रह जाएगी, इससे इत्तफाक करते हैं आप? जी मैं इससे इत्तफाक भी करता हूँ और मैं इसके हक में भी हूँ। देखिए, हमेशा ये दलील दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई 150 पेंडेंसी है या हाई कोर्ट्स का मिलाकर कहते हैं, और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या पॉलिटिकल केसेस 500 हैं या 200 हैं या 300 हैं। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं और महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं। 15-16 दिन तो ये सियासी मुकदमात पे गुजार देती हैं अदालतें, और आपके चैनल्स टिकर चला रहे होते हैं। कभी आपने देखा है किसी मर्डर ट्रायल का आप लोगों ने टिकर चलाया हो कि मर्डर ट्रायल को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में? बहुत चलाते हैं, बहुत शाज़ो नादिर होता है। कोई सिविल केस की बात की गई हो तो बेसिकली बेशक आपके जो सियासी केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर ही क्यों नहीं है, लेकिन आपके जजेस हजरात मेजोरिटी अपना जो टाइम है यानी 90% अपना वक्त महीने में उन केसेस पे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पाता, और जाहिर है सियासी लोग चूंकि वकील बड़ा करते हैं, चेहरा बड़ा होता है, अदालतें भी मजबूर होती हैं और उनके केसेस लग जाते हैं। लेकिन आम आदमी दायरा दीन पना या डेरा गाजी खान में बैठा हुआ शख्स, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में 2-2 साल नहीं लग पाती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बनी है ये मैं बता दूं आपको। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया PTI और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इसरार पर। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हज़फ करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो जजेस साहिबान थे उन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, रोस्टर ऑफ सिटिंग का पता नहीं चल रहा, आपने कॉस्ट लिस्ट जो जारी करनी है उसका पता नहीं चल रहा। जजेस को जो है वो उन्होंने अगर बेंच बनाना है उसके हवाले से अख्तियार जो है आईनी अदालत के पास होना चाहिए, लेकिन वो अख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास था। तो इस हवाले से लीगल फर्टिलिटी की भी यही ओपिनियन आई कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है तो उससे काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग-अलग काम करें। उसकी कंटिन्यूटी में फिर ये काम किया गया, और इस पे लोग कहते हैं डिबेट नहीं हुई। भाई हम तो डिबेट 2010 से कर रहे हैं, 2010 में 18वीं आईनी तरमीम में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की अदलिया ने हमारे माथे पे बंदूक रखकर हमें कहा नहीं आप ये काम ना करें, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें बनाने नहीं दी गई। हमें पैगाम दिया गया उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो हम इसे टर्न डाउन कर देंगे। उसके बाद जजेस की तैनाती के तरीकेकार में जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, उनकी चीफ जस्टिस और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, प्योने जजेस, ये सारे मिलाकर उन्होंने अपनी डोमिनेंस कायम की सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर। हालांकि वो डोमिनेंस नहीं बनती थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का रोल होना चाहिए था। आज हमने वही कंपोजिशन की है जो 2010 में होनी चाहिए थी, लेकिन हमें 2010 में नहीं करने दी गई। ठीक है। अच्छा ज़फ़र रहमान साहब, अब 28वीं तरमीम का भी जिक्र, इसका भी चर्चा चल रहा है, तो इस पर बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके लिए कैसे राजी किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल 28वीं तरमीम का डायरेक्टली लिंक पीपल्स पार्टी के साथ ही होगा, और अगर हमारे वोट पूरे हुए पीपल्स पार्टी कन्विंस हुई तो वो आएगी।
वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम में ही ये सारी चीजें आनी थी। 27वीं आईनी तरमीम में जो चीजें आई हैं, इसे 243 में अमेंडमेंट इसलिए की है कि बनाने महसूस के बाद उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। अदरवाइज मेजोरिटी चीजें तो 26वीं आईनी तरमीम में होनी थी, लेकिन उस वक्त जो है हमारे इत्तेहादी नहीं माने, मौलाना फजलुर रहमान साहब से वोट लेने थे वो नहीं माने, तो 26वीं आईनी तरमीम आ गई। 27वीं आईनी तरमीम के टाइम हमने आर्टिकल 140A में अमेंडमेंट करनी थी कि ताकि लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए। और पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज का जिक्र तो है आइन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है कि जनरल इलेक्शंस की तरह लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हर सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये चूंकि प्रोटेक्शन ना होने की वजह से हर सूबाई और वफाकी हुकूमत इसे लिंगर ऑन करती है। तो ये अमेंडमेंट हम चाहते थे कि हम करें। हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे। NFC की तकसीम के हवाले से हमारा नुक्ते नजर था कि वफाक के पास कुछ नहीं बचता, कम से कम आप डिफेंस बजट और पेंशनर्स के पैसे निकाल कर आप इसे तकसीम कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर राजी नहीं हुई और हमने 27वीं तरमीम में जिन इश्यूज पे हम राजी थे उस 27th अमेंडमेंट आ गई, आज उस पर वोटिंग हो जाएगी। अब हमने उन चीजों पे काम करना है। ज़ाहिर एक लंबी डिबेट होगी। पीपल्स पार्टी को अगर हम कन्विंस कर सके तो 28वीं तरमीम आएगी, अगर कन्विंस ना कर सके तो नहीं आएगी, क्योंकि वोट पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। हुज़ैफा रहमान वज़ीर मुमलिकत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और यही है कि 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असेंबली से भी पास हो जाएगी। ब्रेक हो जाएंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि आज दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन मनाने का मकसद बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा और नमूनिया से हर साल 70,000 से ज़ायद अमवात हो रही हैं और 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और 65 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको नमूनिया ज़्यादा खतरा बनकर सामने आ रहा है। इस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज चूँकि वर्ल्ड नमूनिया डे मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद यही है कि अवेयरनेस जिस हद तक क्रिएट की जा सके वो की जाए। और ख़ास तौर पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि नमूनिया किसी पेशेंट को होता है, या अगर खुसूसी तौर पर बच्चे की बात करें तो उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई होती उस तरीके से और उसको नॉर्मल मेडिकेशन के साथ ट्रीट करने की कोशिश की जा रही होती है, जो उसको मज़ीद वर्स भी कर देता है बहुत सारी सूरतों में। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अर्ली डायग्नोसिस और सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो 99.9% सारे ही लोग बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। सो अब विंटर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से मौसम चेंज हो जाएगा। शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक और स्मॉग को भी फेस कर रहे हैं। इस स्मोक और स्मॉग की वजह से ये काला धुआं जो है, इसमें मिट्टी मिक्स्ड है, इसमें डीजल ओरिएंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाईली टॉक्सिक हैं। पेट्रोल और पेट्रोल से 10 टाइम ज़्यादा डीजल ओरिएंटेड जितनी मशीनरी है, इनकी एमिशंस, फ्यूल का बनना इंतहाई इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र है। अच्छा। अब एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो हैं, जैसे आपने कहा 2 साल से छोटे बच्चे या 65 प्लस, जितने भी लोग वीक हेल्थ के साथ हैं, छोटी एज के या एल्डरली हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा केयर करनी। वो इन दिनों में नहीं बचेंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होगी, एलर्जीज़ और बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी नोन केस जो हैं, जिनको एस्थमा है, सांस के मसाइल हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की नोन फैक्ट्स हैं, हार्ट वीक है, उनको ज़्यादा वल्नरेबल हैं नमोनिया के लिए, साइनस नोज़ इन्फेक्शंस के लिए। जिनको नोज साइनस इन्फेक्शन होगी उनको डेफिनेट चांसेस हैं। और 1 एयरवे 1 डिजीज़ एक कॉन्सेप्ट है WHO का। आप नोज ना बंद होने दें बच्चों की। अच्छा। बच्चों की किसी की नोज 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। ओके। नोज शुड बी वाइड ओपन, नाइसली ओपन। एक दिन भी बंद रहेगा तो ना कि साइनस इन्फेक्शन बढ़ेगी, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगी। फिर एक टाइम आएगा कि निमोनिया की 2-3 किस्में हैं, वो इतना सीरियस हो जाएगा कि यू हैव टू बी एडमिटेड। वो घर के लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही आपने आगाही कही है, इसकी आगाही ही रोशनी है। ये रोशनी से हम 100% बच सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब अक्सर बच्चों में तो इन्फ्लुएंजा की शिकायत हो जाती है, उस सूरत में क्या किया जाए? इन्फ्लुएंजा की अभी 1 माह पहले वैक्सीन अवेलेबल है। प्लीज़ जिन्होंने नहीं लगवाई अभी भी लगवाएं।
उनका विंटर पूरा साल बहुत हद तक इन्फेक्शन से बचेगा। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो नोज़ और साइनस से शुरू होती हैं, गले से शुरू होती हैं, इनका एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो है, मंजिल है, वो लंग्स हैं। ये इन्फेक्शन लंग्स में जानी ही है। अगर हम निप द इवल इन द बड कर दें, अवॉइड ही कर दें विद वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बहुत हद तक कारआमद है। अच्छा, ये लोग जिनको एलर्जीज रहती हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, वो प्लीज़ ज़रूर लगवा लें। इसका 100% फ़ायदा है। ठीक है, इससे हम बहुत हद तक बच जाएंगे। किसी भी एज के लोग इसको लगवा कोई भी लगवा सकता है, हर किसी के लिए यूज़फुल है, लेकिन एल्डरली पेशेंट और वेरी यंग बच्चों के लिए तो लाजम है, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इस वक्त स्मॉग की वजह से भी फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें विंटर्स भी आ रही हैं, स्मॉग भी है और उसके साथ इन्फ्लुएंजा भी है, तो किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा जाए? देखिए, अब तो काफ़ी साल हो गए इस अजाब से हमें। इससे इंसानों ने कोविड से कुछ सीखा। कुछ शहरी इलाके में रहना इतना भी नेक काम नहीं है। इसके लिए वो यू हैव टू पे द प्राइस जो हम पे कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर होती है। इससे बचा जा सकता है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है, 150 से ज़्यादा है और आजकल मोस्टली ऐसा है, तो आप अनड्यू घर से ना जाए। घर में अगर बाहर शॉपिंग एक हफ्ते में 2 दफ़ा जाना चाहिए तो मुश्किल से 1 दफ़ा ही जाएं। आप हर 5 मिनट बाद 2 चीज़ें लेने चले जाएं जैसे आदत होती है। तो प्लीज़ इसको तर्क करें। घर में होता है कि हर 2 मिनट बाद ही अब आप ये छोटी सी चीज़ ले लें, अब ये प्लीज़ अनड्यू मूवमेंट ना करें। ओपन एरिया में एक्सरसाइज ना करें। सिप्स 3 चीज़ें अगर हम करते रहें, हर वक्त पानी के सिप्स लेते रहें। ऑफिस आने वाले लोग और काम से घर पहुंचने वाले लोग, पहला काम ये करें कि बड़े खुशू खुजूस से अपने नाक, गला, कान, जिसको हम वज़ू कहते हैं, अच्छे तरीके से, नाइस तरीके से फ्लश कर लें अपने आप को। ठीक है। और जब घर पहुंचे तो प्लीज़ पॉसिबल है तो अच्छा सा वार्म बाथ ले लें। और जब हम बाथ लेते हैं तो वज़ू ही करते रहते हैं, नाक को पानी, गले को पानी। अगर पॉसिबल हो, फैसिलिटी हो स्टीम लेने की, तो डेली सोने से पहले स्टीम ज़रूर ले लें। ठीक है। बहुत हद तक हम ये जो वबा है, अजाब है स्मोक का, इससे बच सकते हैं। इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। सोने से पहले प्लीज कभी भी ठंडी खट्टी चीज ना लें। अच्छा। 2 घंटे पहले फ्रिज से निकली चीजें, ठंडी चीजें, सावर चीजें, ज्यादा स्पाइस, पूरी दुनिया मिलके उतना स्पाइस और ऑयल यूज करते होंगे जितना ये एशियन कंट्री करते हैं। हमारा तो ओवर द जनरेशन ही सारा पाला ही स्पाइस और ऑयल पे है। डेफिनेटली ये सारी टिप्स फॉलो करें तो हम इस चीज से बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अभी आपने स्टीम का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर डॉक्टर ने एक बार बच्चे को नेबुलाइज कराने के लिए रिकमेंड कर दिया, जब उन्हें लगता है कि ये हल्के फुल्के जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रहे हैं, वो खुद से नेबुलाइजेशन करनी शुरू कर देते हैं। ना कि जो नॉर्मल स्टीम होती है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नेबुलाइजेशन, डेफिनेटली उसमें मेडिसिन होती है। ये कितना डेंजरस हो सकता है? बेस्ट स्टीम नेबुलाइजर के साथ ही पॉसिबल है। पहली बात, सिंपल पानी से ले लें, आम दिनों में ये काफ़ी है। ठीक है। अगर थोड़ी थोड़ी इन्फेक्शन बच्चे को रहती है तो फिर सिंपल स्टीरॉइड्स अवेलेबल हैं, क्लाइनल, इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने बच्चों के लिए बताया होता है कि 1/2 cc डालें, एडल्ट्स के लिए 1 cc डालें, 4 या 5 cc में, वो लेना बहुत अच्छा बात है। उस वक्त लंबे सांस लेना, डीप ब्रीथ करना बेस्ट अमल है। बिल्कुल बेस्ट अमल है। डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने जो हिदायत दी हैं प्लीज़ उस पर अमल करें। ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए इंतहाई मुफीद है। जी हाँ, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।